चलें जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, सीमा एसोसिएट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मेरा पूरे सेल्स टेक्स्ट में सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है वो ये है। इससे मुश्किल क्वेश्चन एक ही है जो आपको टेस्ट में जो मैं शेयर कर रहा होता हूँ या जो असाइनमेंट में शेयर किया जाता है वो इससे एक मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद आपके पूरी प्रैक्टिस में सबसे मुश्किल सवाल सीमा एसोसिएट है। ये बच्चे कहते हैं, लेकिन हम इसको देखते हैं कि इसमें मुश्किल क्या है और क्या नहीं है। हम इसको अपने फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं होता। आपने सीमा एसोसिएट्स की क्या करनी है, आपने इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021, अगस्त 2021 के लिए। सवाल पढ़ते हैं। सीमा एसोसिएट्स इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एज मैन्युफैक्चरर कम रजिस्ट्रेशन, और मैन्युफैक्चरर कम डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी वो रजिस्टर्ड है कम रिटेल। अच्छा, मैन्युफैक्चरर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है और रिटेलर भी है, मतलब ऑल इन वन है ये। Following information has been extracted from its records for the month of August 2021। उसकी इंफॉर्मेशन हमने क्या की है, एक्सट्रैक्ट की है। सप्लायर्स की अगर बात करें तो टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन उसने ये बेची है, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपने जब भी अनरजिस्टर्ड का नाम सुनना है आपने फौरी तौर पर इसको स्टार कर लेना है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर हमने फर्दर टैक्स चार्ज करने हैं। एक्सपोर्ट्स हैं, रिलेटेड है, एग्जाम सप्लायर्स हैं, इसका मतलब इसमें अपोर्शनमेंट है और तगड़ी अपोर्शनमेंट है। फिर परचेजेस रजिस्टर्ड सप्लायर से ट्रीटमेंट होगा, अनरजिस्टर्ड सप्लायर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एग्जाम्ड गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स ली है, एग्जाम्ड है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिक्स एसेट्स मशीनरी ली है, इसको आपने सेपरेटली ट्रीट करना है, लेकिन इसको हम लेके चलेंगे। ओके, अब जो नीचे से इंफॉर्मेशन दी है मैं उसको यहाँ पे रिलेट करूंगा। जिस तरह मैं पेपर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर गंद मार रहा होता हूँ, चीजों को रिलेट कर रहा हूँ, तो वहाँ पेपर में कर लो। अगर आपके पास एग्जामिनर आपके पास आते हैं इन्विजिलेटर सर और वो कहते हैं कि यार शीट पे क्यों गंद मार रहे हो, आपके सर मैंने अपना रोल नंबर लिख लिया, मेरा रोल नंबर मेरे पेपर के ऊपर मेंशन्ड है, बट मेरी ये आदत है, मेरी हैबिट है कि मैं जब भी रीड कर रहा हूं तो मैं उसको मार्क करता हूँ। अगर आप इसको मार्क करके आपस में जो लिंक्स बन रहे हैं वो शीट पे बना लें, आपका दूसरी बारी करते हुए सवाल में कोई मसला नहीं रह जाएगा। अब देखो पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, इसकी बात हो रही है, इसमें ये एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या कि इसमें एक गुड्स शामिल हैं जो आपने 3,25,000 रुपए की सेल्स की हैं, आपने 1,25,000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट दिया है गवर्नमेंट ऑफिशियल को। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल को स्पेशल डिस्काउंट तो कभी भी अलाउ नहीं होता, तो ये डिस्काउंट जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एड बैक हो जाएगा, आप इसे लेस नहीं करवा सकते। तो ये जो आपने स्पेशल डिस्काउंट दिया है गवर्नमेंट को, ये एड बैक हो जाएगा। ऑन 1 अगस्त 2021 सीए लॉन्च। अब ये सीए से आप लोगों के जज्बात तो मजरूह होते होंगे कि आप लोगों की भी ख्वाहिश भी सीए बनना है, बट ये वो वाला सीए नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये सीए है सीमा एसोसिएट्स वाला, आपका सीए कुछ और है। ऑन 1 अगस्त सीए लॉन्च हेलोविन टूथब्रश which is covered under third schedule. The retail price of the toothbrush is ₹100 each. उसने क्या किया है, उसने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, उसने ब्रश लॉन्च किया है जिसकी रिटेल प्राइस जो है वो ₹100 ईच है, तो हमने इसको लेके चलना है। तो ये तो उसने हमें उसकी रिटेल प्राइस ही गिवन की है, डिस्काउंटेड प्राइस वगैरह तो उसने हमें कोई चीज इसके ऊपर गिवन नहीं की। तो इसका मतलब हमें तो इसका ट्रीटमेंट वगैरह कोई नहीं लेना चाहिए, एज इट इज जो मेंशन्ड है। इससे कुछ बताया इसके ऊपर, इसका मतलब इसके बारे में इसने हमें कुछ बताया हो तो हाँ से नीचे बताया हुआ है। ओके, साथ ही बताया हुआ है नीचे उसने। कहता है however being the first month of launching it was sold at a discounted price of ₹75 each। हम उसको 75 रुपए का बेच रहे हैं और हमने 4,000 गुड्स बेची हैं, तो भाई हमने 25 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो 25 इंटू 4,000 ये डिस्काउंट है, ये अलाउ नहीं है, ये हमारे क्या हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी में एड बैक हो जाएगा। वाओ, बड़ी मुश्किल एडजस्टमेंट दी है ना, मतलब लाल चित्र। फिर कहता है एक्सपोर्ट्स इंक्लूड, एक्सपोर्ट्स में शामिल है
सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज 500, 5 लाख के गुड्स आपने सप्लाई किए हैं टू अ रिटेलर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजी। अब ये उसने एक्सपोर्ट्स में शामिल की हुई हैं, ये एक्सपोर्ट्स में से लेस हो जाएंगी और ये नॉर्मल सप्लाई ट्रीट होंगी, तो हम इसको नॉर्मल क्या करेंगे, नॉर्मल इनकम में इसको हम ट्रीट करेंगे, बिकॉज ये ईपीजी इसको आप दे रहे हैं रिटेलर को, तो ये नॉर्मल सप्लाई ट्रीट होनी है, ये आपकी जीरो रेट सप्लाई ट्रीट नहीं होनी, तो हम इसको ट्रीट कर लेंगे। तो कहता है जी exempt supplies includes distribution of free sample of exempt goods among the vendors, value of such goods amounted to rupees 80,000। एग्जाम सप्लाईज में 80,000 रुपए की आपने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो सैंपल्स हैं जो बेशक सैंपल्स हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये तो हम ले जाएंगे इग्नोर, इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। ये भी हो गया। तो इसमें तो अभी तक तो मुझे ऐसा कोई मुश्किल पॉइंट नहीं लग रहा। फिर परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड, ये इसकी बात करते हैं। मटीरियल वर्थ रुपीज 3.5 लाख, द पेमेंट ऑफ विच वाज मेड बाय डिपॉजिटिंग कैश डायरेक्टली इन द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। क्या आपने कैश में पेमेंट कर दी है, 50,000 से ऊपर आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए आप इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। मटीरियल वर्थ रुपीज 8 लाख, 8 लाख का मटेरियल है जिसके ऊपर डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट कर दी है क्रेस्ट ने, क्रेस्ट ने कह दिया भाई साहब एरर आ गया, आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी वगैरह इंडिकेट हो जाए तो मैं इसकी बड़ी ज्यादा बात कर चुका हूँ कि ये आपको प्रोविजन बेसिस के ऊपर भी अलाउ हो सकती है और आप इसको क्लेम नहीं भी कर सकते। ऑन अ बेटर साइड, अगर आप इसको प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ कर रहे हैं तो आपको नीचे नोट देना पड़ेगा कि आप एजम्पशन ले रहे हैं कि ये प्रोविजनल बेसिस के ऊपर अलाउ हो रही है। अगर आप वो नोट नहीं गिवन कर सकते, आपको वो रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो याद नहीं रहती और आपको रूल वगैरह जो है वो समझ नहीं आ रहा, पेपर में भूल गए हो, तो सिंपल अगर कोई डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो जाए कि बाय क्रेस्ट, आपने क्या कर देना है, उसको इनएडमिसिबल ट्रीट करना है, उसका आपने ट्रीटमेंट नहीं लेना। तो हम यहाँ पे रेदर देन कि हम पूरी की पूरी अजम्पशन लें, हम उसको लेके चलें, हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड बैक कर देंगे। नहीं भाई साहब, हम ये क्रेस्ट ने डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट कर दिया, ठीक है। उससे क्या, अमाउंट ऑफ रुपीज 2 million पेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हाउएवर 30% ऑफ गुड्स वर सप्लाइड फॉर व्हिच सेल्स टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड। तो 2 मिलियन की हमने परचेजेस की हैं और इसके ऊपर हमें जो गुड्स मिली हैं दैट इज 30%, तो इसका मतलब 70% जो है वो हमें गुड्स नहीं मिली। तो जो हमें गुड्स यहाँ पे रिसीव नहीं हुई उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम यहाँ पे लेस करवा देंगे, हम उसे क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज एडवांस जो है वो टैक्सेबल नहीं है, जितनी इनवॉइस हमारे पास मौजूद होगी उतना ही टैक्सेबल है। तो ये भी पॉइंट अभी देख लेते हैं। उसके बाद है ऑन 1 अगस्त Sima Associate executed an agreement with Majid Sons for the sale of locally purchased goods for rupees 2,25,000। उसने 2,25,000 के गुड्स का क्या किया है, उसने 2,25,000 के गुड्स का एग्रीमेंट किया है कि वो जब चाहे वो उसे क्या कर सकता है, बेच सकता है। The agreement empowers MS to obtain delivery of these goods anytime it likes। वो जब चाहे वो इन गुड्स की डिलीवरी जो है वो ले सकता है। ओके, इस सेल एग्रीमेंट, तो ये जाएगा हमारा आउटपुट टैक्स में। हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं, बट ये मुझे बात ये बता रही है कि गुड्स जो है वो हमारी मेड अवेलेबल है, ये बात इंडिकेट कर रही है गुड्स जो हैं वो हमारी मेड अवेलेबल है। अगर मेड अवेलेबल है तो हम इसे ट्रीट कर लेंगे। उसके बाद सप्लायर रिटर्न बाय डिफरेंट रजिस्टर्ड पर्सन अमाउंटिंग टू रुपीज 7,65,000, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट इशू है, लेस कर लेंगे। द ऑडिटर्स हैव प्रपोज्ड अ प्रोविजन अगेंस्ट ऑब्सलीट एंड एक्सपायर्ड स्टॉक ऑफ 2,85,000। ऑडिटर्स ने कहा कि भाई साहब ये आपका स्टॉक है 2,85,000 रुपये का, ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा, ऑब्सलीट हो जाएगा, तो इसकी आपने प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें। प्रोविजंस का सेल्स टैक्स में ट्रीटमेंट नहीं होता।
मशीनरी जो आपने परचेज की है वो आपने 31 अगस्त 2021 को क्या की है, उसको आपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दी है, इसी मंथ में हो गई है, आप इसका इसी मंथ में इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स जो है हमारा वो 75,000 रुपया है। तमाम फिगर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हैं। सेल्स टैक्स का रेट हमारा 17% है। दिस वाज द क्वेश्चन, ये सवाल है हमारा। सवाल पढ़ने से अंदाजा तो हो रहा है कि सवाल मुश्किल नहीं है। सवाल में एज सच कोई मुश्किल चीज नहीं है, डाटा ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसको फॉर्मेट के ऊपर उतारते हैं तो ये हमारा सवाल बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डाटा ज्यादा है लेकिन मुश्किल चीज जो है वो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। सीमा एसोसिएट्स टैक्स पीरियड है हमारा अगस्त 21 का, और है जी कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। जो सेल्स टैक्स पेबल या रिफंडेबल है वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करें। तो पहले आ जाएंगे हमारे पास इनपुट टैक्स, वैल्यू, रेट, अमाउंट। 20 मिलियन की आपने गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। डेटा मिलियंस में है, रुपीज इन थाउजेंड में ले जाऊं, कैसे लेके चलो, चलिए ऐसे लेके चलते हैं, कुछ नहीं होता। 20 मिलियन की गुड्स परचेज की हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। अब इसमें से जो हमारे तमाम ये एडजस्टमेंट्स हैं ये हमने करनी है, ये हमने लेस करवानी है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो हम जब भी करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, हम ये पकड़ेंगे, रेट लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। एक है कि हम इसमें डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। हम इसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके चल सकते हैं। अभी तक जितने सवाल मैंने किए हैं मैंने इसको ऐसे पकड़ा था, इसको उठा के लेके चल रहा था, इसको हम सॉल्व कर रहे थे। बट यहाँ पे हम इसको नेट अमाउंट करके भी लेके चल सकते हैं, बट इट्स अप टू यू। एनीवेज अगर मैं इसमें एडजस्टमेंट्स सारी ले जाऊं तो हम इसको यहाँ पे नेट कर लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं। 3.5 लाख रुपया आपने पेमेंट की है कैश में, तो वो क्या हो जाएगी, वो उसमें से लेस करवा लेंगे। कैश पेमेंट 3.5 लाख रुपए की हम इसमें से क्या करवा लेंगे, हम इसमें से लेस करवा लेते हैं। उसके अलावा आपने मटेरियल की डिस्क्रिपेंसी 8 लाख की इंडिकेट हो गई है, तो 8 लाख का जो डिस्क्रिपेंसी है तो हम यहाँ पे लेस करवा लेते हैं, डिस्क्रिपेंसी बाय क्रेस्ट 8 लाख। अब उसके अलावा देखो 2 मिलियन की आपने गुड्स परचेज की, 30% गुड्स सिर्फ आपको सप्लाई हुई है, 70% गुड्स आपको सप्लाई नहीं हुई और ये आपने इसमें शामिल किया हुआ है। तो 2 मिलियन लेंगे आप, 2 मिलियन का आप लेंगे 70% जो अभी तक आपको नहीं मिला वो आप क्या कर लेंगे, वो लेस कर देंगे, बिकॉज इसके अगेंस्ट आपके पास इनवॉइस ही नहीं है। आपने तो अमाउंट पे कर दी है, आपको गुड्स डिलीवर नहीं हुई, आपके पास 30% गुड्स आई हैं, 30% की इनवॉइस है, तो 70% जो इनवॉइस आपको गुड्स नहीं है जो आपने एडवांस पे किया हुआ है वो आप इसमें से लेस करवा देंगे। 2 मिलियन उसका आप लेंगे 70%, ये आ जाएगा 14 लाख, ये आप इसमें से लेस करवा देंगे, आपके पास नेट परचेजेस आ जाएंगे, कितनी बनेंगी 20,000 प्लस 350 प्लस 800 प्लस 14,000, ये आ जाएंगे जी 4850,000। ये मीटर की हो गया, ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, ये 14 मिलियन लिख दिया, 14 लाख आना था। तो ये हम करेंगे 20,000 प्लस 350 प्लस 800 प्लस 1400, ये बनेगा हमारा 17450, ऐसे ही है 17450, ये हमारी नेट परचेज बनेगी। इसके ऊपर हम रेट लगाएंगे 17%, जो मेरा इनपुट टैक्स बन रहा है
वो आएगा जी 2966,500। ये मेरा इनपुट टैक्स आ जाएगा। ये आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले करते आए हैं। आप उसको पकड़ें, रेट से मल्टीप्लाई करें और बाद में जो एडजस्टमेंट्स हैं आप वो कर लें, अप टू यू। मतलब अगर आप इसको ऐसे भी कर लें, मैं आपको दोनों पैरेलल लिख के दे देता हूँ ताकि दोनों में आपको कंपैरिजन में प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमने यहाँ पे 2 मिलियन की परचेजेस की थी ना, आपने परचेजेस की 20 मिलियन की, या आपने लिख ली, इसके ऊपर जो रेट लगाया था आपने टैक्स निकाल लिया, ये आ गया था आपका 3.4 मिलियन के रूप। अब इसमें से ये जो आपने की हैं तमाम चीजें लेस, कैश पेमेंट, क्रेडिट और एडवांस, इसको आप लेस कर दें। कैश पे किया था आपने 3.5 लाख का, 17%। क्रेडिट ने डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट की थी 8 लाख की, आप उसका भी ले लें 17%। उसके अलावा ये जो एडवांस आपका ऐड हो रहा है 14 लाख का, इसका भी आप ले लें 17%। तो ये बन जाएगा आपका टैक्स कितना बन रहा है 350,59500, तो बनेगा 136, ये बनेगा 238। आप इसको अगर नेट कर भी लें, ये बनेगा 2966,500, तो 2966,500, तो दोनों बराबर ही आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। दैट्स अप टू यू। आपको लग रहा है कि एक स्पेसिफिक परचेजेस की अमाउंट है या अगर एक स्पेसिफिक सेल्स की अमाउंट है, अगर उनमें एडजस्टमेंट्स हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बट मैंने दोनों आपको करके बता दी हैं। अभी तक हम इसको फॉलो करते आए हैं, मैंने कहा चलिए आपको थोड़ा सा मजीद स्मार्ट वर्किंग दिखा देता हूँ, आप टाइम सेविंग टेक्निक इस तरह से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू टोटली कि आप कौन सा करना चाहते हैं और कौन सा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये सारे का सारा क्लियर हो गया, ये सारे का सारा हमारा डन हो गया। अब बाकी चीजें जो हैं जो हमारे इनपुट से रिलेट कर रही हैं, अब हम उनको भी वन बाय वन लिखते जाते हैं। आपने टैक्सेबल गुड्स ली हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से 1.8 मिलियन की, हम वो भी लिख लेते हैं। टैक्सेबल गुड्स वो आपने ली हैं जी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से 1.8 मिलियन की, और आपको पता है इसके ऊपर आपका इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम नहीं हो सकता। उसके बाद आपने एग्जाम्ड गुड्स ली हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से 4 लाख की, वो पता है ये भी नहीं आएंगे, ये भी आपने लिख लिया। उसके बाद फिक्स एसेट तो अलग चलेगा, और क्या था, एक्सपोर्ट सप्लाई, एग्जाम सप्लाईज, परचेजेस, एग्रीमेंट सेल्स में जा रहा है, सप्लाईज रिटर्न, सेल रिटर्न है, और क्या रह गया, ये रह गया ना, प्रोविजन ऑफ स्टॉक। तो इसका तो हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो ये भी हमारा यहाँ पे लेस हो जाएगा। हम इसको हम जमा कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉमन इनपुट टैक्स, वो आ जाएगा जी हमारे पास 2966,500, ये हमारा बन जाएगा इनपुट टैक्स, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने सेल्स टैक्स डेबिट्स की तरफ, जो हमारा आउटपुट टैक्स है। वही 3 कॉलम, वैल्यू, रेट, अमाउंट। फिर क्या हो गया, लिखा तो हुआ फिक्स एसेट्स, पता नहीं कौन सी कॉम है, आप लोगों को नजर ही नहीं आता, लिखा तो हुआ है, ये देखें 1 मिलियन की मशीन ली है और लिखा तो है, इतना बड़ा बड़ा मेंशन है, कहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को। अब हम चलते हैं सेल्स टैक्स डेबिट्स के ऊपर, उसको हम देखते हैं क्या है और क्या नहीं है, इसमें हम लेके चलते हैं। आपने टैक्सेबल गुड्स बेची हैं 15 मिलियन की टू रजिस्टर्ड पर्सन, हम वो ले लेते हैं जी सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, और ये थी हमारी 15 मिलियन की। इसके ऊपर रेट लगाते हैं। फिर सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 28 लाख की है,
उसके बाद एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है, वहां चलते हैं बाद में। The supply of taxable goods to registered person include, आपने गुड्स जो है वो आपने 3,25,000 रुपए की, मतलब 1,25,000 रुपए के स्पेशल डिस्काउंट पे दे दी है। ये तो एड बैक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्पेशल डिस्काउंट दिया आपने वो आपके सप्लाई का पार्ट बन जाएगा 1,25,000 का। तो वो हम क्या कर देंगे, वो हम एड बैक कर देंगे। उसके बाद टूथब्रश थे, टूथब्रश पे आपने 25 रुपए का डिस्काउंट दिया है और 4,000 टूथब्रश बेचे हैं। ये रिटेल आइटम्स हैं, तो हम यहाँ पे टूथब्रश भी ले लेंगे 4,000। 25 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे, 1 लाख बनता है ना, 1 लाख से ये वैल्यू आपकी एड बैक होनी चाहिए। ये सप्लाई का पार्ट बना दिया हमने। उसके बाद एक्सपोर्ट्स इंक्लूड टैक्सेबल गुड्स ऑफ ₹5 लाख, जो हमने ईपीजी में दी थी। ये ईपीजी में नहीं आनी चाहिए थी, ये तो हमारी नॉर्मल सप्लाई पे आनी चाहिए थी। सप्लाईज टू ईपीजी, सप्लाईज टू रिटेलर है ये, हम वहां पे एक रिटेलर को बेच रहे हैं, नॉट इन ईपीजी। तो जो 5 लाख की हमने गुड्स बेची हैं, ये हमारी नॉर्मल सप्लाई क्या होनी चाहिए, ट्रीट होनी चाहिए। और ये हमने बाद में जाके इसको यहाँ पे लेस भी करवाना है। ये इसमें से ये हमने 5 लाख लेस करवाने, बिकॉज हमने उसमें ऐड किया होगा। उसके बाद एक और था कि आपने एग्रीमेंट किया 2,25,000 रुपये गुड्स आपने अवेलेबल कर दिए। ये जो आपने एग्रीमेंट किया था किसके साथ, एमएस के साथ, वो कभी भी डिलीवरी उठा के लेके जा सकता है। इसका मतलब गुड्स आपकी अवेलेबल कर दी गई हुई है माजिद सन के साथ 2,25,000 का। माजिद सन्स 2,25,000 का ये एग्रीमेंट है, ये भी आपका इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा देख लेते हैं, ये भी हमारा पॉइंट हो गया, इसको भी हमने देख लिया। ये सेल्स रिटर्न है, ये फेस पे हमने करनी है। हाँ, ये पॉइंट मेरा हो गया। दिस वन डन, ये भी डन, ये भी डन, ये एग्जेम्प्ट है। एक्सपोर्ट्स वाला पॉइंट पार्टली डन, दिस वाज डन, ये भी डन हो गया। यहाँ से ये भी, ये भी, ये भी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसका मतलब और तो कुछ नहीं है। जब इसका हम सम करते हैं तो हमारे पास टैक्सेस आ जाएंगे, कितने बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे। इसका सम करते हैं और हमारे पास वैल्यू सप्लाई आ जाएगी कितनी बन रही है, और उसके बेसिस के ऊपर जो हमारे टैक्स बन रहे हैं वो कितने आ जाएंगे। 15,000 जमा 2,800, हमारी जो सप्लाई बन रही है दैट इज 18,750, 18, ये है टैक्सेबल सप्लाईज। अब इनके ऊपर टैक्सेस वगैरह हैं वो हम निकाल लेते हैं। 25, 50, 28 लाख पे 17%, 476,000, 21250, फिर 17,000, 85,000, 38250। इसका सम करें कितना आता है, 3187500। ये आपके पास टोटल आउटपुट टैक्स आपका आ गया, इतना बन रहा है। अब आपने यहाँ पे लेनी है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में एडजस्टमेंट थी, वो 5 लाख हमने लेस करने हैं। एक्सपोर्ट्स है 15 लाख की, लेकिन 5 लाख हम इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 15 लाख ये हमारी आएंगे एक्सपोर्ट्स 1 मिलियन की, और इसके ऊपर जो रेट 0% है तो 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास एग्जाम्प्ट सप्लाईज आ जाएंगी। एग्जाम्प्ट है हमारे पास 15 लाख, इसके ऊपर टैक्स होता ही नहीं है। और यहाँ पे फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, सैंपल्स का तो इग्नोर है, सैंपल का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, वो सिंपल इग्नोर हो जाएंगे। अब हमारे पास आखिरी रह गया दैट इज सेल्स टैक्स पेएबल, जो है हमने कैलकुलेट करना है। सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम ले लेंगे आउटपुट टैक्स, ये अभी हमने निकाला है, दैट वाज 3187500। इसमें से लेस करवा दोगे आप
सेल्स रिटर्न, तो हमने कितनी की है सेल्स रिटर्न, हमारी सेल्स रिटर्न कितनी थी, कौन सा पॉइंट रह गया था, 756,000 की, 756,000 की, 756,000, इसका आप 17% लेंगे, कितना बनेगा, 756, 1 2 3 128520, 128520, ये लेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा नेट आउटपुट टैक्स, ये बनेगा 3058980, ये आपके पास आ गया नेट आउटपुट टैक्स। अब इसमें से आपको लेस करना है इनपुट टैक्स, उसमें आ जाएगा आपका जी ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स, वो भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ गिवन है हमें हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड, दैट वाज 75,000, इनपुट टैक्स फॉर द मंथ, ये वर्किंग से निकाल लेंगे हम, और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, मतलब 3058980 का अगर मैं 90% लूंगा, ये आ जाएगा 2753082, 2753082, हम लिख लेते हैं इसको 2753082, जो लोअर अमाउंट होगी वो हमारी यहाँ से लेस होनी है ना, लेस करवा देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी लेस टैक्स और फिक्स एसेट्स, वो हम वर्किंग से निकाल लेंगे, रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद आ जाएगा जी हमारा ऐड फर्दर टैक्स, और ये होगा 3% रिटर्न। अब अनरजिस्टर्ड बंदों को जो हमने सप्लाई की है डेट वो 2.8 मिलियन की थी, तो उसका 3% लेना, बिकॉज मुझे ये पता है कि अनरजिस्टर्ड की इसमें एडजस्टमेंट नहीं है कोई, तो 28 लाख का हम 3% लेंगे, ये आ जाएगा 84,000, ये तो हमने पे करना ही करना है, तो ये मैंने जल्दी से अमाउंट लिख ली। अब आप देखो, आप सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो ना, मैं आपको इसके बेनिफिट बता रहा हूँ इस फॉर्मेट के, सबसे बड़ा बेनिफिट, आप जब सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो अभी मैंने अपोर्शनमेंट नहीं की, मैंने अपोर्शनमेंट पे गया भी नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने अपना पेज भर लिया, इतना कुछ लिखने से मैंने मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या चीज कैलकुलेट करके निकालनी है, अपोर्शन इनपुट टैक्स, व्हाट इफ अगर वो मेरा गलत भी हो जाएगा तो सर मेरे मार्क्स जो कटेंगे उसकी गलती के बाद सिर्फ उसके कटेंगे जो मैंने गलत निकाला होगा, बाकी मुझे ये चीज लिखने के मार्क्स मिल जाएंगे। इवन ये जो फर्दर टैक्स की आप अमाउंट लिखते हैं, इसके तो फेस के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर की एडजस्टमेंट होती है, 2 नंबर 1.5 नंबर सिर्फ फर्दर टैक्स कैलकुलेट करने के हैं, तो आप बड़े आराम से क्या कर लेंगे, आप इसके मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो ये बड़ा मार्क्स सिक्योरिंग तरीकेकार है जिसके तहत हम इसको लेके चल रहे होते हैं। अब हमारे पास रह गई है आखिरी चीज अपोर्शनमेंट, चले हम इसके अब क्या कर लेते हैं, इसकी अब हम यहाँ पे अपोर्शनमेंट कर लेते हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। मैं प्रॉपर हेडिंग रेफरेंस नहीं देता, आपने प्रॉपर रेफरेंसेस देने हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी जी वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा कॉमन इनपुट टैक्स, और यहाँ पे आ जाएगा फिक्स एसेट्स। यहाँ पे आप लेंगे टैक्सेबल सप्लाईज, और रिमेंबर ये नेट लेनी है, एक्सपोर्ट्स आ जाएंगी आपकी, और आपकी आ जाएंगी एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एक्सपोर्ट्स तो हमारी 1 मिलियन है, ये मुझे पता है, ये हमने अभी अभी निकाली है यहाँ पे। एग्जेम्प्ट सप्लाईज हमारी 1.7 मिलियन की है, वो भी हमने यहाँ पे देख ली है, ये मेरी 1.7 मिलियन की है। टैक्सेबल सप्लाईज आपने लेनी है, उसमें से सेल्स रिटर्न बस आपने लेस करवा देनी है। आपके सेल्स रिटर्न 756,000 की थी, तो इसका मतलब 18,750 में से 756 लेस कर लेना, 18,750 में से 756 लेस कर लेना, नेट सप्लाई कितनी बनेगी आपकी, 18,750 लेस 756, ये बनेगी 17,994, ये आपकी बन रही होगी सप्लाई।
17,994,000। अब आप इसको जमा कर लें, आपके पास टोटल सप्लाई आ जाएगी, कितनी बनती है 20694। अब आपने अपॉर्चुनमेंट करनी है। देखो ये आपका कॉमन इनपुट टैक्स था 2966,500, लिख लो 2966,500। फिक्स एसेट्स जो है हमारे दैट वाज 170। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी अपॉर्चुनमेंट करनी है। कैसे होगी, किस तरह से होगी, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से अपॉर्चुनमेंट तो रट गई होगी। ये होगा जी 257,453, फिर आ जाएगा 143,351, और ये आ जाएगा आपका 243,696। ये आ जाएगी हमारी यहाँ पे। सिमिलरली हम फिक्स एसेट्स पे भी कर लेते हैं। 147,820, 8215, 13965। ये आपने अपॉर्चुनमेंट भी कर ली। अब आप देखो, तो बताए ये क्लेम ऑन है, ये रिफंड ऑन है, और ये वेस्ट ऑन है। अब 2579453 पकड़ो, यहाँ पे लिख लो 2579453, 2579453 ना, 257, ठीक है। अब इसका सम कर लो कितना बनता है, 2579453 जमा 75,000, दैट इज 2654453। एक्चुअल हमने क्लेम करना है, तो एक्चुअल तो हमारा कम आ रहा है ना, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स हमारा ज्यादा है और एक्चुअल जो है वो हमारा कम आ रहा है, सही है। तो हम यहाँ पे ले जाएंगे 2654453, लेस करें तो कितना आता है 3058,980 लेस 26544, ये बनेगा 404527। इसमें से लेस कर लें फिक्स एसेट का टैक्स कितना था 147,820। अब आपके पास आ जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल 340,707, ये अमाउंट आपकी पेएबल आ रही है। और अगर आपने सेल्स टैक्स रिफंडेबल कैलकुलेट करना है तो ये रिफंड की अमाउंट भी है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 143,351 प्लस 151,566, ये अमाउंट जो है आपकी रिफंड हो जाएगी, ये अमाउंट आपको वापस मिलनी चाहिए। सर ये सर हमारा सवाल सीमा एसोसिएट्स के बारे में भी, तो जेलेंज हो गया जी सीमा एसोसिएट्स।